हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपनी लास्ट वीडियो में टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कर रहे थे, है ना। और उसमें भी हम आयोनिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड डिस्कस कर चुके थे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा नेक्स्ट कोवेलेंट सॉलिड। तो अब ये जो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं इनको कैसे डिफाइन करेंगे। अब दिमाग में कंफ्यूजन होगा कि भाई जो मॉलिक्यूलर सॉलिड थे उनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है और जो कोवेलेंट सॉलिड है यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होगा। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या होगा, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, समझाता हूं। पहले देखो कि कोवेलेंट सॉलिड्स होंगे क्या। इट मे बी डिफाइंड एज दोज सॉलिड्स whose constituents are covalent are non-metal एटम, जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होंगे, नॉन मेटल एटम्स होंगे। अब जो क्योंकि हम पढ़ चुके 9th और 10th क्लास में कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है जो शेयरिंग से बनता है वो सिर्फ कौन बनाते हैं, नॉन मेटालिक एटम्स ही बनाते हैं। ठीक है, these non-metal atom forms a network of covalent bond। ठीक है, नेटवर्क बना लेंगे and thus produce a network 3D network solid। ठीक है, 3D नेटवर्क कह लो और जेंट सॉलिड। ठीक है, अब मैं वो चीज बताता हूं बेटा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवेलेंट सॉलिड में डिफरेंस क्या होता है। कि जो कोवेलेंट सॉलिड होता है ना इसमें तो होते हैं एटम्स और वो एटम दूसरे एटम जुड़ेगा, तीसरे से जुड़ेगा, मतलब कहीं पर भी वंडरवाल फोर्स काम नहीं करते। जैसे कि आप सोचोगे कि भाई H2O है ना, ये H2O है, यहाँ पर भी कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड तो है, ये क्या बन गया, एक मॉलिक्यूल। अब मैं बात करूं दूसरे मॉलिक्यूल की, H2O का ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है, अब ये दोनों मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं बेटा, एक मॉलिक्यूलर फोर्स से, मतलब वंडरवाल फोर्स से। इन दोनों के बीच में कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, बट ठीक है कि यहाँ पर तो कोवेलेंट बॉन्ड है, बट मैं इस एटम को नहीं देख रहा हूं, मैं तो इस पूरे मॉलिक्यूल को देख रहा हूं। तो इस कंप्लीट मॉलिक्यूल और इस कंप्लीट मॉलिक्यूल में दोनों में कौन सा फोर्स है, एक वीक वंडरवाल फोर्स है, यहाँ पर कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है। जबकि कोवेलेंट सॉलिड्स के अंदर क्या होगा कि वो जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो लगातार चलता चला जाएगा और एक नेटवर्क बन जाएगा हमारे पास, एक 3D मॉलिक्यूल या 3D सॉलिड या एक जेंट सॉलिड्स बन जाएंगे। जैसे इसके एग्जांपल हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड, ग्रेफाइट, है ना, सिलिकेट्स और ऐसे बहुत सारे। तो वो सब होंगे क्या बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड तो है यहाँ पर, बट वो कोई भी यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं है। डायमंड का फॉर्मूला तो या जो स्ट्रक्चर है वो तो हम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो अब देखो जो फर्क आएगा, अब ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में नहीं है, एक ये बन गया, अब ये फिर से आगे की तरफ बनता चला गया, कहीं पर कोई स्टॉपिंग नहीं है, ये फिर से आगे तक चला जाएगा। तो दिख रहा है पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, एक जेंट मॉलिक्यूल, एक जेंट सॉलिड तैयार हो गया, या ये कह लो 3D नेटवर्क सॉलिड बन जाएगा। इसी तरीके से ग्रेफाइट भी होता है ना, बट ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट में ये जो नेटवर्क बनता है ये 2D बनता है, 3D नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पर जो कार्बन है सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना पाता है, 4 बॉन्ड नहीं बनाता है। ठीक है, मतलब जो फोर्थ बॉन्ड होगा वो आयोनिक की फॉर्म में रह जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वो रह जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। तो इस तरीके से पूरी की पूरी क्या बन जाएगी बेटा, यहाँ पे एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा, 2 डायमेंशनल लेयर्ड स्ट्रक्चर। मतलब कि इसमें भी क्या हो रहा है कि ये जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है बहुत बड़ा बन सकता है। ये जो कार्बन के एटम है, जो कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है वो लगातार आगे जाएगा, फिर वो दूसरे के साथ, वो तीसरे के साथ, मतलब कि कहीं पर भी मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं बनेगी, कहीं पर भी वंडरवाल फोर्सेस यहाँ पर काम नहीं करेंगे। तो इस टाइप के सॉलिड्स को हम क्या बोलेंगे बेटा, कोवेलेंट सॉलिड, जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड से बिल्कुल अलग है। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड से बिल्कुल अलग है, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है आपने।
अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स की। जो कोवलेंट सॉलिड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी है भाई, यहाँ पर जो बॉन्ड है, जो कोवलेंट बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वैसे इसकी प्रॉपर्टी भी। प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स, या कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, तो क्या लगेगा, ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दैट इज कोवलेंट बॉन्ड exist between two atoms. So they have very high melting point and boiling. हम जानते हैं ना कि डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, करीब 4000, ठीक है, 4000 के आसपास होता है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होगा। फिर दूसरी चीज, जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड होंगे। एंड दूसरी बात, ब्रिटल होंगे। ब्रिटल का मतलब जान चुके हैं ना कि जब हम इसके ऊपर हाई प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये जो होंगे वो शीट में या वायर्स में कन्वर्ट नहीं होंगे, ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कि ये जो होंगे ये इंसुलेटर्स होंगे। ये इंसुलेटर होंगे, कंडक्टर बिल्कुल भी नहीं होंगे। रीजन क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, ना आयंस होंगे, और उस एब्सेंस की वजह से ये एक अच्छे इंसुलेटर्स होंगे। बट इसमें भी एक्सेप्शन है बेटा, कि जो ग्रेफाइट है वो एक गुड कंडक्टर होता है ना। ग्रेफाइट की रोड्स सेल्स में, बैटरी में बहुत जगह काम आती है। तो उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है उसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और ये क्या हो जाएगा, एक गुड कंडक्टर होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देगा। जैसे ही हम इसके दोनों एंड्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे, एंड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्जेस इलेक्ट्रिसिटी इज पास। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी इसमें से। तो ये हो गया हमारे पास कोवलेंट सॉलिड। इसके बाद नंबर 4 आता है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। ये जो मेटालिक सॉलिड्स हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, नंबर 4 है हमारे पास मेटालिक सॉलिड। तो नाम से पता लग रहा है कि भाई मेटालिक सॉलिड में कौन प्रेजेंट होगा ना। तो मेटालिक सॉलिड में जनरली कौन प्रेजेंट होगा, मेटल्स, मेटालिक सॉलिड्स। तो मेटालिक सॉलिड्स की खास बात क्या होगी बेटा, दो सॉलिड्स whose constituents are positively charged metal ions and electrons। तो भाई बात तो थी मेटल की, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन कहां से आ गए। हम सब जानते हैं बेटा कि जो मेटल्स होती है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए सराउंडिंग से थोड़ी सी एनर्जी लेते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी, और इलेक्ट्रॉन लॉस करते ही क्या बन जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, और वो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हुए वो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयन है इनको हम क्या बोलते हैं, कर्नल्स बोलते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड कर्नल्स। ठीक है, तो अब यहां पर क्या होगा, दो चीजें प्रेजेंट है, जो एटम्स थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और उसकी वजह से क्या बन गए, वो पॉजिटिव आयन। ठीक है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस होगा ही होगा, और इसके अलावा 2, 3, 4, 5 तक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हो गए, सारे के सारे कर्नल्स हो गए। अब इन कर्नल्स को कौन पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो इन कर्नल्स को होल्ड करेंगे, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है अभी ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनेगा हमारे पास, जो क्या काम करेगा, इन पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इन कर्नल्स को होल्ड करेंगे, इनको कहीं पर भी मूव नहीं करने देंगे। ठीक है, ये फोर्स जो होगा, ये फोर्स क्या कहलाएगा, कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो मेटालिक बॉन्ड को मैं कैसे कह सकता हूं,
the force which holds the positively charged metal ions together। एक ऐसा फोर्स जो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन को एक साथ रखेगा, वो फोर्स कहलाता है मेटालिक बॉन्डिंग। और इस मेटालिक बॉन्डिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है एक्चुअल में? ये पॉजिटिवली चार्ज आयन या ये कह लो कर्नल्स और इलेक्ट्रॉन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे एसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और ये इन पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्ट होंगे और इन सारे आयंस को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो ये बेटा ये जो मेटालिक बॉन्ड होता है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। ठीक है, और इसी स्ट्रॉन्ग फोर्स की वजह से जो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो देखो क्या क्या होती है। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी? बहुत ही सिंपल सी चीज है। तो मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। पहले इसके एग्जांपल की बात करूं तो आयरन है ना, कॉपर और प्लेटिनम, गोल्ड, सब इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, सब इसी कैटेगरी में ही आते हैं। तो ये हो गए हमारे पास मेटालिक सॉलिड। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो भाई रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में रहते हैं? ये सॉलिड स्टेट में। रीजन क्या होगा? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, है ना, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। अब बेटा अब जो हमारे पास होते हैं सिर्फ मरकरी है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहती है। तो इसका रीजन हम पढ़ेंगे भी, बट बता दूं आपको कि मरकरी लिक्विड स्टेट में क्यों रहता है? क्योंकि मरकरी के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन लॉस कौन से होंगे? जो कि अनपेयर्ड होंगे। जो पेयर की फॉर्म में है, पेयरिंग की फॉर्म में है, वो इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से लॉस होंगे नहीं। तो लॉस कौन होते हैं? जो अनपेयर्ड होते हैं। और मरकरी में क्या होते हैं? 3d10। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से, सॉरी 3 नहीं 5d10, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने की वजह से इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन ही लॉस नहीं करेंगे तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, इसलिए ये लिक्विड स्टेट में रहता है। और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्ड कौन होता है मेटल्स में? टंगस्टन, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो फिर से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे? वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर से रीजन क्या हो जाएगा? ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड। अगर कंपेयर करने की पूछे तो आप सिंपल से दिमाग में क्या आएगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे उतने ज्यादा वो पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स को बॉन्ड बांध के रख पाएंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। तो हम सब जानते हैं कि वेरी गुड कंडक्टर या कंडक्टिविटी इनकी क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। ठीक है, इसीलिए क्या होते हैं? गुड कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक क्वेश्चन जनरली पूछ लिया जाता है कि अगर हम इनके ऊपर टेम्परेचर अप्लाई करें, इनको गर्म करें, हाई टेम्परेचर पे अगर हम इनको रखते हैं तो इनकी कंडक्टिविटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, जैसा कि हमने आयनिक सॉलिड में पढ़ा था कि हम जब उसको गर्म कर रहे थे बॉन्ड टूट रहा था, आयंस फ्री हो रहे थे, कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही थी। तो क्या इस केस में भी यही होगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इनको हीट करेंगे, तो क्या कंडक्टिविटी बढ़ेगी? तो क्या होगा? इसमें बिल्कुल अपोजिट है कि जितना ज्यादा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इनकी जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी क्या होगी? टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, टेम्परेचर के साथ डिक्रीज होगी। और उसका सिंपल सा रीजन क्या होगा बेटा? कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये जो कर्नल्स हैं ये वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे और इनके वाइब्रेशन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो अफेक्ट होगा। जो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा कि जो ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे इन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को मूव ही नहीं होने देंगे। जब इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं हो पाएंगे तो क्या होगा? करंट पास ही नहीं हो पाएगा। तो मेटल्स में क्या होता है? जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी है लाइक मैलिएबल और डक्टाइल, वो सब हम पढ़ चुके हैं, वो हमारे 12th लेवल के लिए इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हो जाएगा ये। तो ये हमारे पास सिंपल से टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे। अब जो हम अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा, तो ये अपना फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है यूनिट सेल। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा है, आपकी इमेजिनेशन पावर की हेल्प चाहिए।
ठीक है, तो उससे पहले ये जो थ्योरेटिकल पोर्शन था आप इसको कंप्लीट करोगे, अच्छे से समझोगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगी तो वो डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं। पहले आप ये काम खत्म करो। ओके, थैंक यू।